जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान की पूरी जिंदगी एक देश के इतिहास से जुड़ी हो। सलमान रुश्दी का मशहूर नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन बिल्कुल ऐसा ही है। ये इतिहास, जादू और यादों का एक बहुत ही गहरा ताना बाना है। तो चलिए शानदार कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस किताब ने लिटरेचर की दुनिया में इतनी हलचल क्यों मचा दी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब ये किताब पहली बार दुनिया के सामने आई थी। साल था 1981, जब एक ऐसा उपन्यास आया जिसने न सिर्फ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, बल्कि साहित्य की दुनिया पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। और इसकी तारीफ आते ही हाथों हाथ हुई। इसे न सिर्फ उस वक्त का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड बुकर प्राइज मिला, बल्कि सालों बाद इसे सभी बुकर प्राइज जीतने वालों में से बेस्ट चुना गया और नाम दिया गया बुकर ऑफ बुकर्स। तो आखिर इस नॉवल का मेन आइडिया क्या है? वो कौन सी बात है जो इसे इतना इतना खास बनाती है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी किस्मत उसी पल लिख दी गई थी जब उसके देश ने आज़ादी की पहली सांस ली। वक्त था 15 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात। जिस पल, जिस सेकंड आज़ाद हिंदुस्तान ने जन्म लिया, ठीक उसी पल पैदा हुआ इस कहानी का हीरो सलीम सिनाई। और बस यहीं से एक इंसान और एक पूरे देश की किस्मत हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। तो सलीम वो हमें अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनाता है। पर ठहरिए, ये कोई सीधी सादी ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल नहीं है। उसकी कहानी में यादें हैं, भटकाव है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर सच कहूं तो विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर रुश्दी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या इतिहास यानी हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और तारीखों का एक कलेक्शन है, या ये एक पर्सनल कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई अपने यादों, अपने नजरिए से गढ़ता है? इस कहानी को जो चीज सच में आम से खास बनाती है वो है इसका अनोखा स्टाइल, जिसे लिटरेचर की दुनिया में कहते हैं मैजिकल रियलिज्म, या हिंदी में कहें तो जादुई यथार्थवाद। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये एक ऐसी दुनिया है जहां जादू रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यानी अजीब-ओ-गरीब चमत्कारी चीजें होती तो हैं, पर उन्हें इस तरह से पेश किया जाता है जैसे ये तो रोज की बात हो, बिल्कुल नॉर्मल। और हाँ, सलीम अकेला नहीं था। जिस घंटे वो पैदा हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के उस पहले घंटे में, उसके जैसे पूरे 1001 बच्चे पैदा हुए, और हर एक बच्चे के पास थी कोई न कोई अनोखी जादुई ताकत। तो सलीम के पास क्या पावर्स थीं? पहली टेलीपैथी, वो अपने दिमाग से ही बाकी सभी मिडनाइट्स चिल्ड्रन से बात कर सकता था। और दूसरी, उसकी सूंघने की शक्ति कमाल की थी, आम इंसानों से कहीं ज्यादा। पर यह पावर सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं है। असल में इनके जरिए कनेक्शन, जुड़ाव और पहचान जैसे बड़े बड़े विषयों को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ जादू या शक्तियों के बारे में नहीं है। ये नॉवल असल में एक देश की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक इंसान का जिस्म, उसकी जिंदगी एक पूरे देश की निशानी, एक प्रतीक बन जाती है। यहीं पर इस नॉवल का सबसे पावरफुल मेटाफर यानी रूपक सामने आता है। सलीम की पर्सनल लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, वो असल में इंडिया में चल रही पॉलिटिकल उथल-पुथल का आईना है। उसे डर है कि उसका शरीर टूटकर बिखर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंटवारे के वक्त देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिखर गया था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस। शुरुआत में ये कॉन्फ्रेंस इन सभी जादुई बच्चों की एकता का सिंबल थी, एक नए उम्मीद से भरे भारत का प्रतीक। लेकिन फिर जैसे जैसे देश में पॉलिटिकल और सोशल मतभेद बढ़ते हैं, ये कॉन्फ्रेंस भी टूट जाती है, बिखर जाती है। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना इस नॉवेल के बिल्कुल सेंटर में है। सलीम अपनी पूरी कहानी अपनी प्रेमिका पद्मा को सुना रहा है। और ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है, एक हताश कोशिश अपनी यादों को और इतिहास के अपने वर्जन को कहीं खो जाने से, मिट जाने से बचाने की। इस किताब को आए दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसका असर आज भी कम नहीं हुआ है। तो आखिर क्या है इसकी लेगेसी? क्यों ये आज भी इतनी रेलेवेंट, इतनी ज़रूरी मानी जाती है? शायद इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मॉडर्न इंडिया की रूह को पकड़ लेती है, उसके शोर को, उसके रंगों को, उसके अंदरूनी विरोधाभासों को, सबको।
और जिस तरह से ये लिखी गई है, इसकी भाषा, इसका अंदाज, वो आज भी उतना ही फ्रेश, उतना ही नया लगता है। इसका असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर के लिटरेचर पर इसकी छाप दिखती है। इसने राइटर्स की एक पूरी जनरेशन को, एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया कि वो अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपनी कहानियों को एक बिल्कुल नए ढंग से देखें। और आखिर में ये नॉवेल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर इतिहास किसी एक इंसान की मेमोरी पर टिका है, और हम जानते हैं कि मेमोरी तो गलतियां भी करती है, चीज़ें भूल भी जाती है, तो फिर असली सच क्या है? किसका वर्जन ऑफ ट्रूथ आखिरकार हिस्ट्री बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा रेलेवेंट रहेगा।